हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा एक लेसन चल रहा था 2, यानी कि लेसन दूसरा चल रहा था जिसका नाम था आपका लेसन 2 वैद्युत विभव एवं धारिता। अब देखिए होता क्या है कि ये पहले जो था इससे पहले उसमें वैद्युत विभव अपना एक अलग चैप्टर था, वैद्युत धारिता एक अलग चैप्टर था। अब क्या है कि इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया है। तो वैद्युत विभव वाली जितनी भी चीज़ें थी, वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव के जितने भी डेरिवेशंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नई चीज़ चलेगी, वैद्युत धारिता वाला नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें चलेंगी, नए डेरिवेशन आएंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे हम परावैद्युत पदार्थ बोलते थे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युत के है, परावैद्युतांक के है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं, परावैद्युत भंजन क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ये सारी चीज़ का डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से हम चीज़ों को सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखिएगा, जैसे कि जो पदार्थ हैं नॉर्मली, आप देखिए यहाँ से मैं आपका डिस्कशन करने चाह रहा हूँ। पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अणु कहते हैं, ठीक है। और अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु। जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के अंदर तीन चीज पाई जाती हैं मुख्य रूप से। क्या? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म भाग होता है जिसमें प्रोटॉन, यानी कि मैं वैसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है। इसे हम नाभिक कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब कह रहे हैं उसमें इतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही, यानी इतना ही नेगेटिव, उतना ही उसमें पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि उस पर एक कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस कारण वो विद्युत का उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर रहेगा, तो 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। ये सारी चीज आप जानते हो, मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया। अब आगे की चीज यहां से ये नहीं। अब वैद्युत चालन के आधार पर पदार्थों को, इन पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? वैद्युत आवेश की गति के आधार पर, ठीक है। वैद्युत आवेश की गति के आधार पर दो भागों में बांटा। एक होते हैं आपके चालक, चालक पदार्थ होंगे, और एक होंगे आपके अचालक। अचालक, या इनको हम बोल सकते हैं विद्युत रोधी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, चालक वे पदार्थ जिनसे
आवेश का, यानी वे पदार्थ जो अपने आप से आवेश का प्रवाह कर सकते हैं उनको हम चालक कहते हैं, ठीक है। और जो आवेश का प्रवाह नहीं कर सकते उनको हम अचालक कहते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो स्टार्ट होती है। ऐसा समझिए, जितने भी चालक होते हैं, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कि जो चालकों में ऐसा क्या कारण है कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आप ऐसा समझिए कि जैसे कि हमने बताया है कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और हमने ये बताइए कि आवेश का प्रवाह, यानी कि जिनसे इलेक्ट्रॉन का गमन हो सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, जिसमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप कहेंगे, देखिएगा इसके एग्जाम्पल समझो जरा थोड़ा सा। इसके एग्जाम्पल सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, जितने भी मानव शरीर हैं, मानव शरीर, जितने भी आपके जंतु शरीर हैं, ये सभी विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर भी एक विद्युत चालन की भांति व्यवहार करता है। ऐसा क्यों, सब चीज जानेंगे। कैसे, देखिएगा। अब आपका जितने भी धातु हैं, होता यह है कि जितने भी धातु होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से बाहर वाली कक्षा में भी उपस्थित होते हैं। और नाभिक का जो आकर्षण बल है, क्योंकि ये नाभिक पॉजिटिव चार्ज ली होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कूलाम ने ये बताई थी, जब नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो उनके बीच में क्या बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, विद्युत आकर्षण बल। तो अब जैसे जैसे नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा उस पर तो आकर्षण बल कम लगेगा, इस पर ज़्यादा, इस पर ज़्यादा, इस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस वाले पे लगेगा जो इसके पास में होगी। तो होता क्या है कि जो बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ये बल बहुत नगण्य लगता है, ऐसा समझ लो, लगता ही नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त रूप से गति करते हैं। जैसे कोई आदमी है, कोई बालक है, अपने माता पिता से दूर कहीं बाहर रह रहा है, तो उस पर डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माता पिता का खौफ नहीं रहेगा। घर में तो आपने देखा होगा, पिताजी है तो टाइम से ही पहुंच जाते हो, 8 बजे ही, 9 बजे ही। लेकिन जब माता पिता नहीं रहेंगे तो 9 बजे की जगह रातों में घूमेगा, 11 बजे आएगा तो भी उससे कोई पूछने वाला नहीं है, 12 बजे आएगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, यानी कि उस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं। तो ऐसे ही जब नाभिक का फोर्स इस पर नहीं लगेगा तो ये अनियमित गति करता रहता है। और यही जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये मुक्त हो जाते हैं, मुक्त रूप से गति करते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही आवेश वाहक का कार्य करते हैं और यही एक से दूसरे में चले जाते हैं और वहीं से ये क्या करते हैं, एक आवेश का फ्लो करते हैं और वहीं से धारा बहने लगती है इनमें। तो यही इलेक्ट्रॉन है जो धारा का प्रवाह करते हैं। तो जिनमें वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनसे ही धारा का प्रवाह होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्लास्टिक है, जैसे कि इसका एग्जांपल समझो, अचालक जो होते हैं इसमें क्या है, आपका कांच है, मोम है, ठीक है, कागज है, ठीक, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक है, और लकड़ी है, बहुत सारे पदार्थ आदि, ठीक है, जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्यों भाई, सोना चांदी में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो भैया जब प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो कांच, मोम, कागज, प्लास्टिक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसी कारण से इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए इनको हम अचालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। लेकिन जो सोना है, चांदी है, तांबा है, कोई भी धातु शरीर है, मनुष्य का शरीर है, जंतु शरीर है, इनसे धारा का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश का प्रवाह होने लगता है किसी भी चालक में, तो वहीं से इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है।
ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो इन्हीं को हम गतिशील आवेश कहेंगे। चलिए आगे की, जब इम्पोर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ से तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझ लो। क्या मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि भैया जब किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, जैसे कि ये चालक है, कोई भी ये चालक है या ये चालक है, जब हम किसी दूसरे किसी बाह्य स्रोत से इसको आवेश दिया जाएगा, क्या दे रहे हैं हम, आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश इसके बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। याद रखिएगा, किसी चालक को यदि हम आवेश देंगे, इसको यदि मैं आवेश दे रहा हूं तो ये आवेश इसकी बाहरी सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा समान रूप से। यदि नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं मैं इसको, तो ये नेगेटिव चार्ज भी इस पर बाहरी सतह पर फैल जाएगा। लेकिन अंदर आवेश शून्य रहता है, अंदर आवेश शून्य रहेगा। तो कम्पिटिटिव या आपसे कोई पूछ ले कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके बाहरी सतह पर, पूर्ण की सारी बाहरी सतह पर फैल जाता है, और जब बाहरी सतह पर फैल जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर तो आवेश शून्य रहेगा, लेकिन इसकी बाहरी सतह पर। और कभी ये बिजली का जो तार होता है, ऐसा समझिएगा, ये जो तार है ना, तार से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अंदर से नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से सतह पर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन सदैव सतह पर फ्लो करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी वैद्युत चालक तार है या कोई भी चालक है, जहाँ से आवेश गमन करता है तो वो आवेश उसके अंदर ना जाकर उसके बाहरी सतह से फ्लो करता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर से चल रहा है तो करंट यहीं पे बाहर छुप जाएगा ना। तार यदि छुप जाता है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ही तार घुसे, नहीं, बस थोड़ा सा टच हो जाए, दूसरा तार इस पर टच हो जाएगा, तुरंत आपके यहाँ करंट आ जाएगा है। तो इसीलिए देखा होगा लाइनों पर हम केवल ऊपर से ऐसे कुंदा डाल लेते हैं तो उसी से क्या आ जाता है, करंट आ जाता है घरों में। ठीक है, लाइन से, जैसे कि ये लाइन जा रही है और लाइन से हमने क्या करा, एक ऐसे करके ऐसे फंसा दिया उसमें है, और यहाँ पर ऐसे तार बंद दिया, यानी कि ऐसे डाल दिया कुंदा, तो उसमें तार तुरंत लाइट आ जाएगी, करंट आ जाएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं, बाहरी सतह पर फ्लो करते हैं। चलिएगा, विद्युत रोधी का मतलब समझ में आ गई। विद्युत रोधी में क्या भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा, होता क्या है, जैसे कि एक चीज़ और कि विद्युत रोधी कोई भी पदार्थ है, जैसे ये लकड़ी है, क्या है, लकड़ी है। अब लकड़ी में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने लकड़ी पकड़ रखी है, यहाँ से हमने लकड़ी अपने हाथ में पकड़ रखी है, और यहाँ से हमने ये बिजली से ये एक चालक तार हमने यहाँ पे लगा दिया, चालक तार लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, क्या आवेश आएगा, करंट मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि यहाँ से यदि यहाँ से टच होगा, यदि मैं यहाँ पे टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्लो नहीं करेगा इसकी सतह पर। जब इसकी सतह पर फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें करंट नहीं मारेगा। तो इसीलिए कहते हैं जब किसी अचालक को या विद्युत रोधी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो ये फैलता नहीं है, उसी बिंदु पर रहता है जहाँ पर हमने आवेश दिया। ठीक है, जब भी आवेश दिया, लकड़ी यदि याद रखिएगा, लकड़ी यदि पानी से भीग जाए तब क्या होता है, ये लकड़ी यदि पानी से भीग जाए तब उसमें करंट आने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, याद रखिएगा, शुद्ध पानी जो होता है ये अचालक होता है। कैसा होता है? अचालक रहता है। शुद्ध पानी अचालक रहता है, लेकिन जब हम इसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, यानी कि इसमें कैल्शियम आयन है, इसमें आपके पोटेशियम है, बहुत सारे आयन इसमें मिल जाते हैं, तब ये विद्युत चालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जो शुद्ध पानी होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। शुद्ध पानी को हम विद्युत का अचालक मानते हैं क्योंकि उसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, और जिसमें आयन पाए जाएंगे वो क्या होगा, वो आपका अचालक होगा। कभी आपने देखा है, बोलते हैं हम पानी पी रहे हैं, बोतल का पानी, बिसलरी का पानी पी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अरे मिनरल्स वाटर पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें मिनरल्स होते ही नहीं हैं। बोलते तो उसको मिनरल्स वाटर हैं, लेकिन क्या होता है, आरओ जो करता है वो मिनरल्स को
प्योरीफाई कर देता है, उसमें मिनरल्स नहीं रहते, उसमें करंट नहीं मारेगा। आप चेक करना, ठीक है, उसका हम एक एग्जांपल करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से आगे की चीज़ें अब आपकी स्टार्ट होती हैं यहाँ से ही, ठीक है। यही कारण है। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, एक चीज़ और देखिए, जब हम अपनी कंघे से यानी कि प्लास्टिक के कंघे से सिर को काटते हैं तो क्या हो जाता है, ये आवेशित हो जाता है और क्या करता है, देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। ये देखिएगा, ये मेरे पास में ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इस पर वैद्युत आकर्षण ऐसे करके हम जो काटते हैं तो क्या होता है कि इसमें करंट आ जाता है। देखिए, ये देखिए, ये छू रहा है, ऐसे करके यदि हम इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं तो होता क्या है, ये होता क्या है कि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन आगे, देखिए ये कागज़ को चिपका लिया, देखो कागज़ चिपक रहा है ना, चिपक रहा है, ये देखिए हैं, तो ये देखिए ये छूट गया। तो होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आकर्षण आ जाता है, ठीक है। आकर्षण क्यों आ जाता है, क्योंकि ये घर्षण के कारण इसमें आकर्षण आ जाएगा। लेकिन जब हम किसी धातु की यानी कि लोहे की कंघी है, उससे यदि हम बाल काटेंगे और उसको हम कितना भी घिस लें, उससे नहीं चिपकेंगे। क्यों नहीं चिपकेंगे, क्योंकि जितना उसमें आवेश आएगा, हमारा शरीर भी विद्युत चालन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसने भी इस पर आएंगे वो हमारे शरीर के थ्रू पृथ्वी में चले जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस पर आवेश नहीं चढ़ता, लेकिन प्लास्टिक की कंघी से यदि बाल काटते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, इसी कारण वो छोटे छोटे धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। और हम सीधी सीधी बात है, यदि और तुमने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी वो होते हैं, वो कुर्सी पे बैठकर काम करते हैं, तो उनका यदि बिजली से भी हाथ लग जाता है तो करंट नहीं मारता। क्यों नहीं मारता, क्योंकि उनका छोटा मोटे करंट यानी बिजली से, बिजली के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे, या छोटे छोटे आपने टीवी संभालने वाला, पहले चलते थे आपके टीवी हैं, रेडियो हैं, या आपका डीवीडी प्लेयर है, इनको ठीक करने वाले होते हैं, या जितने भी फ्रिज वगैरह कोई भी सही करने वाला है, कुर्सी पर बैठ के ज़्यादातर करते हैं वो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका हाथ यदि किसी बिजली के इंस्ट्रूमेंट से टच भी हो जाए तो उनको बिजली का करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, एक लकड़ी के उस पर बैठे रहते हैं, वो सर्किट पूरा नहीं हो पाता। करंट आया और उनके थ्रू यानी उससे शरीर में आया, लेकिन शरीर से नीचे नहीं गया। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तो उसमें करंट आपका महसूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई आपकी। चलिए अब आगे की बात पर करते हैं, आपके परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, 3 परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको सीख लो। अब भैया परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, देखिए परावैद्युत पदार्थ होते हैं भाई वे पदार्थ जिनसे वैसे तो ये वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह अपने आप से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। वे पदार्थ जो अपने आप से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ध्रुवित हो जाते हैं और वैद्युत प्रवाह प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने आप से तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ध्रुवित हो जाते हैं और ध्रुवित होने के कारण ये वैद्युत प्रवाह प्रदर्शित करने लगते हैं, अर्थात ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या बोलेंगे हम, देखिएगा इसकी परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते परंतु वैद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। इनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। क्या होता है, ये वैद्युत अपने आप से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते लेकिन वैद्युत प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है। जैसे कि आपके इनके एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एबोनाइट है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, ये सारे क्या हैं, वैद्युत यानी परावैद्युत पदार्थ हैं, ठीक है। चलिएगा, तेल हो गया, अभ्रक हो गया इत्यादि, ठीक है। ये विद्युत रोधी होते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये ध्रुवित हो जाते हैं और इसीलिए और चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिएगा ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता चल गई, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। अब ये देखिएगा, ये परावैद्युत पदार्थ को समझो जरा। परावैद्युत पदार्थ
सॉरी, परावैद्युत भंजन क्या है कि जैसे कि ये कांच की छड़ है, क्या है, ये है आपकी कांच की छड़। वैसे तो ये अभी अचालक है यानी विद्युत रोधी है। अब हम क्या करें कि इसको उच्च वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी कि इसको उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखें, उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखें, तो होगा क्या कि इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुक्त होने लगेंगे। मुक्त होने लगेंगे मतलब क्या है कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करने लगेंगे, यानी कि वैद्युत धारा का प्रवाह शो करेंगे, यानी वैद्युत चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो इसमें क्या है, तो उसी स्थिति को बोलते हैं हम परावैद्युत भंजन। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परमाणु के, इनके बाहरी कक्षाओं के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। तो इसी घटना को, और यह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन। तो मतलब क्या है कि जैसे ये जो कांच की छड़ है नॉर्मल अवस्था में तो क्या करेगा, ये नॉर्मल अवस्था में तो ये वैद्युत अचालक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको उच्च वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होगा कि ये चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। कब, जब इसको उच्च वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, यानी कि इस पर बहुत सारा हाई वोल्टेज यदि हम इस पर स्थापित कर दें, तो जब हाई वोल्टेज यदि इस पर स्थापित कर देंगे तो ये इसके जो बाहरी कक्षा में, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी नाभिक है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं है। लेकिन जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र, उच्च वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा आ जाती है इसके अंदर, और अधिक उत्तेजना के कारण बाहर निकल जाता है और यही मुक्त होकर गति करने लगता है। अर्थात यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक की तरह व्यवहार करने लगता है, और ये जो कांच की छड़ है ये वैद्युत चालक की तरह व्यवहार करती है। इसी घटना को हम परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए, ये परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य यही है कि इसको मान लीजिए कि भैया ये 1000 वोल्ट पर कांच की छड़ वैद्युत चालक की तरह व्यवहार कर रही है। तो हम दे रहे हैं, पहले 500 वोल्ट दिया, फिर 600 दिया, फिर 700 दिया, फिर 800 वोल्ट दिया और फिर 900 दिया। 900 तक तो ये भैया कांच की छड़ सहन कर रही है। ठीक है, अभी ये वैद्युत चालक की तरह व्यवहार नहीं कर रही। जैसे ही 1000 वोल्ट दिया तुरंत ये चालक की तरह आ गई। तो 900 तक हम क्या कहेंगे कि ये जितना ये सहन कर पा रही है बिना भंजन के कोई भी परावैद्युत पदार्थ कितना वैद्युत सामर्थ्य सहन कर पाता है, कितना वोल्टेज सहन कर पाता है, उसी शक्ति को हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव की प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, उसी को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। यानी कि ये इसकी कितनी सामर्थ्य, इस कांच की छड़ की कितनी सामर्थ्य है, कितना इसको हाई वोल्टेज चाहिए जिस पर ये चालक की तरह व्यवहार करे। तो वो उससे पहले, यानी कि तो उससे पहले जैसे मान लीजिए 1000 वोल्टेज पर ये क्या करता है, 1000 वोल्ट पर हम इसको करेंगे, या 11,000 मान लिया, 11,000 पर कर रहे हैं, तो भैया 11,000 से पहले तो ये सहन कर जाएगा ना अपने आप में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म, कल से चलेगा आपकी धारिता। आई होप आज का जो टॉपिक है सब समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।